जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है डेनियल क्लासेस बिहार में। फिर आज हम लोग लेके आ गए हैं सामान्य विज्ञान लेके आ गए हम लोग मास्टर बुक, जो क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक वन लाइनर साइंस का क्वेश्चन है। इसमें एक एक क्लास बाय क्लास, चैप्टर बाय चैप्टर 6, 7 हम लोग 6 आज ख़त्म करने वाले हैं। क्लास 6 ख़त्म करने वाले हैं और हम लोग इसी तरह देखेंगे। आप लोग इसमें टोटल चीज़ मिलेगा और आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ये किताब ये क्लास के मेरे चैनल का नाम है डेनियल क्लासेस बिहार। आप लोग देख रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, आप लोग को एक सब्सक्राइब के लिए, एक लाइक के लिए। मार्केट में भी बिल्कुल उपलब्ध है, ये बिल्कुल मार्केट में आपका उपलब्ध है। आप लोग देख सकते हैं, ये आपका सामान्य विज्ञान हो गया और मास्टर बुक है जो टोटल चीज़ आ जाएगा। क्लास 6 से 10 तक आपका एनसीईआरटी की संपूर्ण प्रश्न है, वन लाइनर क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप लोग इसका विशेषताएं ही आकर्षण देख लीजिए। रेलवे, एसएससी, बिहार के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है इसमें। एनसीईआरटी, साइंस, टेक्नीशियन एंड कंप्यूटर पर पर्यावरण भी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको सब 1 बाय 1 करके लाया जाएगा इसमें। बिल्कुल आप लोग इसके देखिए और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं अपना, और इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का शुरू करेंगे क्लास 7 का अध्याय 1 है। क्लास 6 हम लोग ख़त्म कर दिए थे। इसमें पहला आपका सवाल आ जाता है, ये आपका पहला सवाल आ जाता है। पादप, पहला सवाल आ जाता है आपका। पहला सवाल आज का है कि पहला सवाल हमारा हो जाता है आपका अवकाश का पहला सवाल ही हो गया आपका। पादप किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो हमारा इसका आंसर होता है रंध्र हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन होता है अमरबेल उदाहरण है किसका, यानी अमरबेल उदाहरण किसका है? तो परजीवी का हो जाता है। ये क्वेश्चन है पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वरक क्या कहलाता है? पौधों को पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वरक क्या कहलाता है? तो क्लोरोफिल कहलाता है। हमारे आंसर क्लोरोफिल हो जाता है। और पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्या उपयोग करते हैं? तो क्या उपयोग करते हैं? प्रकाश, ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, जल। ये हमारा पौधा जो प्रकाश संश्लेषण करता है तो इसमें प्रकाश का ऊर्जा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, नीचे की तरफ से जल मिलता है। हमारा क्वेश्चन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव के शरीर की सजीवों के शरीर की सूक्ष्म इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं? पत्तियों के द्वारा, जिसमें जल, प्रकाश का रोशन, प्रकाश, ये सब मिलाकर अपना भोजन बनाते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। ये अब क्वेश्चन है, उन जीव जंतु को क्या कहते हैं जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं? तो विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर कर रहते हैं। जल एवं खनिज किसके द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं? वाहिकाओं के द्वारा। जल एवं खनिज पादप के किस भाग के माध्यम से ले जाते हैं आपका? तो आपका ये हो जाता है तना के
और क्वेश्चन ये है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह क्या कहलाता है? स्वपोषण कहलाता है। स्वपोषण कहलाता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप में किस भाग द्वारा शोषित होता है? जड़ द्वारा। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज पादप के किस भाग द्वारा शोषित होता है? तो जड़ों द्वारा। शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? शैवाल किस कारण से हरे होते हैं? तो आपका क्लोरोफिल होने के कारण। क्लोरोफिल होने के कारण। एक क्वेश्चन हमारा हो गया, कौन सा पादप के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन कर मिट्टी में निवृत्त करते हैं? तो जीवाणु करते हैं। अभी क्वेश्चन एक और है, अगला क्वेश्चन कि पौधों का किसका मुख्य आवश्यक होती है? पौधों को किसकी मुख्य आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन को, पोटेशियम को और फास्फोरस को। नाइट्रोजन को, पोटेशियम को और फास्फोरस को। अभी आता है हमारा मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? मरुस्थलीय पादप में प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं? तो हरे तने। जिन पादपों में क्लोरोफिल न होने की वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वहाँ कौन सी प्रणाली का उपयोग करते हैं? विषम पोषिका करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया, पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? पिचर पादप में पत्तियां किस रूप में होती है? तो घेरे के रूप में ये कुछ घेरे के रूप में होती है। घेरे के रूप में हमारा आंसर ही हो जाता है। और फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं आगे। हमारा ये क्वेश्चन होता है, जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनता है। जाइलम वाहिकाओं को जल रोधी बनाता है कौन? लिग्निन बनाता है। और फ्लोएम पौधों का सामान्य ऊतक होता है जो पोषकों का परिवहन करता है। यहाँ पे आपका पोषको हो जाएगा। पोषकों का परिवहन करता है। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है? भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी होती है? पेरेन्काइमा होती है। रंध्र स्थित होते हैं पत्तों में होते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इसका आगे क्वेश्चन दे दिया इसमें। आगे आपका क्वेश्चन दे दिया है, उन पादप, क्वेश्चन हमारा ये हो गया, उन पादप को क्या कहते हैं जो परपोषी का अमूल पोषणों से वंचित करते हैं? परजीवी करते हैं। कवक या फंजाई भोजन के रूप में, क्वेश्चन हमारा ये हो गया, कवक या फंजाई भोजन के रूप में किसका अवशोषण करते हैं? विलायन का। लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण करता है? शैवाल करता है। और लाइकेन में कौन सा प्रकाश संश्लेषण शैवाल करता है? हमारा क्वेश्चन ये हो गया, कवकों की वृद्धि किस मौसम में की जाती है? तो वर्षा में। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक दोनों भागीदार होते हैं? तो लाइकेन में। कौन सा जीव जिसमें शैवाल और कवक भागीदार होते हैं? लाइकेन में। क्वेश्चन हमारा ये हो गया, जो जीव एक दूसरे के साथ रहकर अपना आवास एवं पोषण तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं उसे क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। कुछ हम लोग सेटिंग कर लें। क्वेश्चन ठीक है, लाइन बुझा रहा है आप लोग को, है ना? तो यहाँ से थोड़ा चेंज कर दिया जाएगा। रेड अच्छा नहीं है तो पीला करके देख लेते हैं, अच्छा आता है कि नहीं। उसके बाद में इधर नहीं बुझा रहा है। राइबोजीय किन पादप के जड़ों में रहते हैं? तो फलीदार पादप के जड़ों में रहते हैं। ये भी सही नहीं लग रहा है क्वेश्चन।
ब्लैक करते हैं। और पादप का जरूर हमारा क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है, पादपों का प्रोटीन बनाने के लिए किसकी अधिक आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन की। पादप को प्रोटीन बनाने किसका अधिक? नाइट्रोजन की होती है। कोशिका एक पतली ब्राहन संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका एक पतली ब्राहन संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसको क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। और क्वेश्चन हमारा ये हो गया, पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें किस रूप से संग्रहित किया जाता है? स्टार्च के रूप में। और स्टार्च के रूप में किया जाता है। लाली रहने देते हैं, कुछ बुराई रहे। श्वसन के लिए पत्ती का किस सतह पर किसके द्वारा उपस्थित ऑक्सीजन विस्तृत होकर पत्ती कोशिकाओं तक पहुंचाती है? स्टोमोटा के द्वारा पहुंचाती है। ये आपका समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल खारे पानी में रहते हैं तथा श्वसन के लिए जल में विलय वायु में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। हमारा प्रकाश संश्लेषण में प्रक्रम में गैस CO2 एवं O2 का आदान प्रदान किन अंगों के द्वारा होता है? पत्तियों में अवस्थित रंध्रों के द्वारा होती है। तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 7 के भाग 2 में आ गए हम लोग। और हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन ये हो गया हमारा, अमीबा भोजन कैसे पकड़ते हैं? तो पादप से मधुमक्खी एवं मरमर एक पंछी है, हमिंग बर्ड जी। पौधों को किस प्रकार से खाद्य अंतर्ग्रहण करते हैं? पौधों को मकर चूसते हैं। कौन सा जानवर रोमथी है? गाय है। आमाशय स्रावित करता है। श्लेष्मल, पाचक रस, हाइड्रोक्लोरोफिल अम्ल। हमारे आहाल नाल का सबसे बड़ा भाग है कौन? अमाशय। यानी अमाशय होता है हमारा आहाल नाल का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? अमाशय हो जाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। हमारे आहाल, यहाँ पे कहीं कहीं आहार होता है, तो यहाँ पे भी कहीं कहीं आहार लिखा जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। और ये वाला क्वेश्चन हमारा आ गया, क्वेश्चन हमारा ये होता है, मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल स्राव होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। आहार नाल के किस भाग के द्वारा जठर रस का स्राव होता है? आमाशय के द्वारा। जठर रस के द्वारा, आमाशय के द्वारा होता है। यकृत एक अग्नाशय से स्राव प्राप्त कौन करता है? क्षुद्रांत्र करता है। भोजन को आमाशय तक कौन पहुंचाता है? ग्रास नली पहुंचाता है, जो हमारा गर्दन के मुख से होके जाता है, मुंह से होते सब अंदर जाता है, उसे ग्रास नली कहता है। नली को आमाशय कितनी लंबी होती है? 10 इंच। उदर गुहा के बाईं ओर कौन सी स्थित होता है? आमाशय होता है। उदर गुहा जो होता है हमारा आमाशय होता है।
बाईं ओर स्थित अमाशय होता है, अमाशय होता है आपका। और किस भोजन में जठर रस का मिश्रण होता है अमाशय में? किस भोजन में जठर रस अमाशय में होता है? आपका अमाशय में होता है, ये आपका अमाशय में होता है। किसमें अधिकतर पाचन और अवशोषण होता है? छोटी आंत में होता है। अमाशय में भोजन काइम नामक गड्ढे तरल पदार्थ के रूप में आकार कहा जाता है। छोटी आंत को आकार कहा जाता है, छोटी आंत को कहा जाता है, छोटी आंत को कहा जाता है। और आप लोग मेहनत, दोस्तों आप लोग के बीच मेहनत किया जा रहा है। एक लाइक एक सब्सक्राइब के लिए। वीडियो अच्छा लगे तब सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। मीठे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। खट्टे के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है पार्श्व के किनारे। भोजन को पकड़ना एवं काटना क्या कहलाता है? कृंतक। जो हमारा दांत होता है, सब 4 प्रकार का दांत होता है, उसी में कृंतक होता है भोजन को पकड़ना या काटने वाला। भोजन को चीरना और फाड़ने का क्या कहलाता है? रदनक कहलाता है। ये मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी। पितरस का संचयन किस अंग में होता है? तो पित्ताशय में होता है। पितरस का स्राव होता है यकृत में। कौन से प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है? यकृत को। कौन सी प्रोटीन को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट के परिवर्तन करता है? तो यकृत करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज लाइकोन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। कौन? यकृत रहता है। पितरस क्या है? क्षारीय है। यकृत द्वारा स्रावित पितरस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा में। पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाती है? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में हो जाती है। अब थोड़ा हम इसको ऊपर लेके चलते हैं। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन ये देखते हैं। यकृत पितरस रस किसमें पाचन में सहायक होता है? यकृत द्वारा स्रावित पितरस रस किसके पाचन में सहायक होता है? वसा में। और पाचन क्रिया में प्रोटीन किसमें परिवर्तित हो जाती है? एमिनो अम्ल में। पाचन क्रिया में वसा परिवर्तित हो जाती है वसा अम्ल और ग्लिसरॉन में। पाचन अम्ल और ग्लिसरॉन में हो जाती है, अम्ल ग्लिसरॉन में हो जाती है आपका यहाँ पे। और पाचन क्रिया में कार्बोहाइड्रेट परिवर्तित हो जाती है ग्लूकोज में। आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण के लिए दीर्घ रोम पाए जाते हैं? तो क्षुद्रांत्र में। क्षुद्रांत्र। आंतरिक भित्ति पर उंगली के सामने उभरी हुई संरचना क्या कहलाती है? क्षुद्रांश कहलाती है। पचे हुए भोजन से जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण किस भाग के द्वारा होता है? विद्रांत में। कौन सा पदार्थ का पाचन रूमिनेंट में होता है परंतु मनुष्य में नहीं होता है? सेलुलोज का होता है। क्षुद्रांश में उंगलियों का समान उभरी हुई संरचना को क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं। जटिल खाद्य पदार्थ का परिवर्तित होना या टूटना या विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और हमारा एक और है सवाल, ये नहीं पूरा रहा है। सीधे कहाँ ग्रहण करती है अमाशय में है? यहाँ पे तारा मछली भोजन को सीधे कहाँ ग्रहण करती है? अमाशय में। तारा मछली किसके कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार करती है? कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के तहत। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के तहत। कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट के तहत। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आपको ये एक सवाल आ जाता है आप लोग के बीच में, देख लेते हैं। एक और सवाल आ गया यहाँ पे। कवच खोलने के बाद अपने मुख से
क्या बाहर निकलती है। स्टारफिश कवच खोलने के बाद अपने मुख से क्या बाहर निकालती है तथा जंतुओं को कोमल भाग को खा जाती है। अमाशय। श्लेष्मल किसके आंतरिक स्तर का सुरक्षा प्रदान करता है। अमाशय के। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुधांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। अवशोषण। आमाशय की आकृति होता है जे की तरह। आमाशय की आकृति कैसा होता है। तो आमाशय की आकृति हमारा पेट जे की तरह होता है। वसा का पूर्ण पाचन जिस अंग में होता है वह क्षुद्रांश कहलाता है। दोस्तों और वीडियो अच्छा लगे, मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। लोग यहाँ पे हर एक चीज़ का तैयारी करा नहीं है तो आप लोग वाइट बोर्ड पर पढ़ाया गया है, संविधान चलाया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत बारीकी से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल फ्री है। आप लोग चाहें तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सवाल है ठोसों में प्राय ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होती रहती है। तो चालन के कारण। किसके द्वारा ऊष्मा को स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के द्वारा। वह प्रकरण जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरण होती है क्या कहलाता है। चालन कहलाता है। संवहन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण हो जाता है गैस एवं द्रव्य में। किसमें होता है। गैस एवं द्रव्य में हो जाता है। जिस प्रक्रिया में पदार्थ के कण एवं स्वयं स्थानांतरित होते हैं। जिस प्रक्रिया में पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं संवहन कहलाते हैं। आग पर रखी पतीली का जल किसके द्वारा गर्म होता है। संवहन के द्वारा। गर्मियों से सफ़ेद कपड़े का पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परिवर्तन कर देते हैं। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं तो लाइट आता है तो बहुत चमकता है। अब लौटा देता है, परिवर्तन कर देता है। जो प्रकाश पड़ता है तो रिटर्न हो जाता है, इसलिए कम धूप लगता है सफ़ेद कपड़ा के लिए। फिर हम लोग देखते हैं इसको। इसमें और क्वेश्चन दिया गया है, आगे तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं इस पे। सफ़ेद वस्त्र काले वस्त्र की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वह संपूर्ण प्रकाश के परिवर्तन कर देते हैं। संपूर्ण प्रकाश का परिवर्तन कर देते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तापमान में स्थिर रहना। थर्मोप्रयोजन का प्रयोजन क्या है। तापमान में स्थिर रहना। थर्मोस्टेट संबंधित है तापमान से। डॉक्टरी थर्मामीटर परिसर होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक परिसर होता है। थर्मामीटर के बल्ब में कौन सा द्रव्य पारा होता है। थर्मामीटर में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। पारा होता है। प्रयोगशाला तापमानी का परिसर होता है 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी। जल में ऊष्मा का स्थानांतर की विधि है संवहन। चालन ऊष्मा का स्थानांतर की विधि है ठोस में। ऊष्मा किस प्रकार की स्थानांतरित होती है। गर्म से ठंडी वस्तु की ओर। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। किस प्रक्रम द्वारा सब्जी बनाते समय हैंडल गर्म हो जाता है। चालन के द्वारा। जो हम लोग बनाते हैं कुकर का हैंडल गर्म हो जाता है, चालन के द्वारा हो जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन है, द्रव्य में ऊष्मा स्थानांतर किस विधि से होता है। संवहन के द्वारा।
ठलीय समीर के चलने का समय कौन सा होता है? रात्रि में। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन के द्वारा। समुद्र समीर कब चलते हैं? दिन में। समुद्र समीर कब चलते हैं? दिन में। और अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में मिलेगा बहुत कुछ इम्पोर्टेंट। समुद्री बिहार, रात्रि बिहार, जमीनी बिहार, ये सब मिलेगा, सब बताएंगे आपको। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? विकिरण के द्वारा। 37 डिग्री तापमान, 37 डिग्री सी तापमान लगभग 98 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। बिल्कुल है, फ़ारेनहाइट होता है और बिल्कुल सही है। फिर आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन एक है, इसमें दे दिया है आपका, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका वो होता है। 37 डिग्री हो जाता है, 37 डिग्री सी होता है, 310 डिग्री के होता है, केल्विन में आ जाता है। 310 डिग्री केल्विन में आ जाता है। 310 डिग्री केल्विन में हो जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को जोरे में गर्म रखते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा को कुचालक होता है। ऊन ऊष्मा को कुचालक होता है। ऊन ऊष्मा को कुचालक होता है। और आगे हम लोग फिर आ जाते हैं। किसी वस्तु पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है? तो इलेक्ट्रॉन का। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। किस विधि ऊष्मा को स्थानांतर किसी माध्यम जैसे वायु जल की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण के द्वारा। जलवा से हटाकर रखा कोई गर्म बर्तन ठंडा होते समय अपनी कुछ ऊष्मा को किसके द्वारा परिवेश से स्थानांतरित करता है? विकिरण के द्वारा। हमारा शरीर किस विधि के द्वारा परिवर्ष में ऊष्मा देता है तथा उसमें ऊष्मा ग्रहण करता है? सभी गर्म पिंड किसके रूप में ऊष्मा विकृत करते हैं? विकिरण के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में प्रतितन के ऊपर में होती है ताकि रेफ्रिजरेटर अन्य भाग होते हैं। किसके द्वारा ठंडी हो सकता है? संवहन के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में प्रतितन के ऊपर में होती है ताकि रेफ्रिजरेटर अन्य भाग को किसके द्वारा संवहन के द्वारा ठंडी करता है? किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। रेफ्रिजरेटर में ऊपर रखा जाता है ताकि रेफ्रिजरेटर का अन्य भाग किसके द्वारा ठंडी कर सकता है? दोनों सेम क्वेश्चन है आपको यहाँ है, एक ही मिल गया है आपका। ये आपका संवहन भी है। फोन में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? चालन संवहन द्वारा। किस विधि में ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक बीच में माध्यम को बिना गर्म किए पहुंच जाती है? विकिरण के द्वारा। वायुमंडल के निचली परतों गर्म करने में महत्वपूर्ण होता है चालन का। कौन सी प्रक्रिया पदार्थों में नहीं होती है? संवहन। किस पदार्थ में ऊष्मा तरंग का संचार द्वारा सीधे गर्म होने को कहते हैं? विकिरण के द्वारा। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक गंभीर होता है। भाप में गुप्त ताप होता है। ऊष्मा गति का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रभावित होने की दिशा को व्यक्त करता है? द्वितीय से। ठंड के दिनों में लोह के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोह का गुटका ठंडा लगता क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा का ऊष्मा का अच्छा चालक है। दोस्तों आप लोग देखते रहिए, ये किताब अच्छी किताब है और हम मार्केट से पढ़े हैं, इसको भी देखे हैं, लाए हैं। आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेगा मार्केट में, आसान भाषा में मिल जाएगा। और नहीं किनना है तो मेरा वीडियो एक बार देख लीजिए और क्या करना है, 5 से आराम से वीडियो देखते रहिए, आप लोग को मिल जाएगा। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त भाई बहन देख रहे हैं,
हम लोग नए चैनल बनाए हैं और स्टार्ट किए हैं पढ़ाना बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं है। थोड़ा मान लीजिए बड़े बड़े टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग प्यार सपोर्ट दे दीजिएगा तो हम लोग को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा एक जुनून बढ़ा देती है। चलिए भाई, एक बच्चे को तो मेरा पसंद पड़ रहा है ना। कुछ लोग देखते हैं, अच्छे हैं, नया नया है, उतना सब्सक्राइबर आप लोग देख रहे हैं, बढ़ रहा है, अच्छा लग रहा है लोग को वीडियो, लोग लाइक कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है। और ठीक है, और फिर हम लोग आगे आते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है। क्षारीय का स्वाद कड़वा होता है। वायु में कौन वायु प्रदूषण में मॉनिटरिंग करता है? लाइकेन करता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला से। रोसेला से लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। कौन से पदार्थ के प्राकृतिक क्षारीय चूनी पानी का चूनी पानी का आपका हो जाता है? तो देखते रहिए लोग वीडियो, ठीक है। इसमें बहुत अच्छा सा कोई इसके बाद ज्योग्राफी लेके आएंगे, हिस्ट्री, मन ऑल सब्जेक्ट का लेके हम लोग आप लोग को बीच आ रहे हैं। और कुछ ई किताब ख़त्म होने के बाद कुछ अलग लेके आएंगे, तो आप लोग देखिएगा तो कहिएगा हाँ अच्छी है बिल्कुल। और साइंस भी लाएंगे, अब क्वेश्चन बाई क्वेश्चन ला देंगे साइंस को, और इसको पहले ख़त्म कर दिया जाए। जिसको अच्छा लगे वो खुद देखेंगे। और हम लोग फिर आगे तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन, कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? तो OH। OH अम्लों का अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है हाइड्रोजन। अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? Zn से। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया प्रकार का अभिक्रिया कहीं जाति उदासीकरण का। धातुओं का ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्सर्जित होता है? धातु लवण का। धातु लवण का होता है, धातु लवण का होता है, धातु लवण का होता है। विलयन में H+ आयन के निर्माण में पदार्थ की प्रक्रिया होती है अम्लीय। कौन सी अम्लीय ऑक्साइड होती है? सल्फर ऑक्साइड होती है। अर्हेनियन अम्ल जलीय विलयन H+ बढ़ता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। विलयन की प्रकृति है, कौन अम्लीय है? लाल क्षार में लाल लिटमस पत्र डालने पर लिटमस पत्र का कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। नेटल के डंक से कौन सा अम्ल है? पेंथ्राइक है। अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषण बनी? नाइट्रोजन ऑक्साइड से। वह सल्फर ऑक्साइड। लिटमस रंजक बैगनी जो निकाला जाता है लाइकेन से। कौन सा पदार्थ सूचक के रूप में व्यवहार करता है? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कौन सी पदार्थ का लवण होता है? अम्ल और क्षारक की प्रक्रिया अभिक्रिया को होता है। मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्लीय स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बहुत खतरनाक होता है, जिसे HCl भी बोलते हैं। HCl भी बोलते हैं इसको, HCl बोलते हैं। और HCl को बलगम में बचाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? लवण, जल और ऊष्मा बनते हैं। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो जाती है तो इन अपचयन में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? चुना जाता है। साबुन की प्रकृतिक होती है क्षारीय। एक विलयन नीले लिटमस पत्र के गलता है। विलय प्रकृति उदासीन और क्षारीय होता है। सफ़ेद कमीज पर पारा देखिए, अम्लीय जो होता है आपका यहाँ पे
यहाँ पे जो अम्लीय का स्वाद खट्टा होता है। ये हमारा 1 हो गया, 2 हो गया। ये हमारा क्षारीय का स्वाद कड़वा होता है। और इसका जो होता है ये आपका 7 से कम होता है और इसका 7 से ज़्यादा होता है। तो ये है। वैसे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल या तटस्थ होता है। तो फिर हम लोग देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसको। कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? हाँ, एक विलयन नीले लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलता है। विलयन प्रकृति उदासीन या क्षारीय कहते हैं। सफ़ेद कमीज पर परा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है? साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है होने के कारण। दही में कौन सा अम्ल पाया? लैक्टिक अम्ल, ये तो सब कोई जानते हैं। लाल लिटमस को नीले रंग में किसके द्वारा बदल दिया था? क्षारक के द्वारा। लाल लिटमस को क्षारक में डुबोने पर ये नीला बन जाता है, बदल दिया जाता है। इसको इसमें डुबोने से इसको बदल दिया जाएगा। वर्षा का जल अम्लीय किसके कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड के द्वारा। कौन सा पदार्थ क्षारीय प्रकृति है? बेकिंग सोडा, चूने का पानी। गुड़हल के पुष्प का, गुड़हल यानी और फूल होता है, देखे गुड़हल और पुष्प अम्लीय विलयन के कौन सा कर देता है? तो आपका गहरा गुलाबी कर देता है। देखते होंगे अड़हुल का फूल, ये गुड़हल लिखा है और यहाँ पे अड़हुल हो जाता है, हम लोग को अड़हुल बोला जाता है। और फिर हम लोग थोड़े आगे बढ़ के देख लेते हैं इसको। गुड़हल के फूल में सूचक क्षारीय विलयन को कैसा कर देता है? तो आपका हरा कर देता है, आपको हरा कर देता है। आपको यहाँ से दिखाने के लिए दिखा दिए कि यहाँ पे रुक दिया था। और फिर हम लोग बढ़ जाते हैं। एसिड शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई थी? एसियर से हुई थी आपको। एसियर से हुई थी आपको। एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे होती है? एसियर से हुई थी आपको। और इसमें एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनास्फेलिन का कैसा रंग होता है? गुलाबी हो जाता है। साबुन में कौन सा क्षारक होता है? सोडियम डाइऑक्साइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। और यहाँ पे होता है आंवला। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है आंवला में। और ये विटामिन सी इसमें मिलता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में मिलता है? तो आंवला में मिलता है। ये अम्ल एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय हो तो उसे किन क्षारकों को उपचारित से किया जाता है? बिना बूझा चूना, कैल्शियम डाइऑक्साइड, बूझा चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिनाल्फ्लेथिन और अम्ल के विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने पर विलयन का रंग कैसा था? गुलाबी हो जाता है। फिनाल्फ्थेलिन सूचक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कैसा रंग देता है? तो रंगहीन देता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में डाल देती है अम्लीय द्रव्य। जब चींटी काटती है तो त्वचा में अपना डाल देती है, अम्लीय द्रव्य डाल देती है, अम्लीय द्रव्य डाल देती है। और फिर हम लोग आगे तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन है ये, डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलय मिलकर उदासीन किया जाता है, जिसमें क्या होता है? जिंक कार्बेट होता है।
जिंक कार्बेट होता है। रसायन उर्वरक को अत्यधिक उपयोग करने पर मृदों को बना देता है अम्लीय। अमाशय में किसकी आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से आपच अपचन हो जाता है? तो अम्ल का। सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो आपका NaOH होता है आपका। लवण की प्रकृति क्या होता है? तो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है। कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारीय इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार का उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है? सूचक कहलाता है। सूचक कहलाता है। खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक है कौन? अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा को गर्म करने पर विघटित होकर कौन सी गैस के बुलबुले देता है? इसके लिए पेस्ट्री केक आदि से छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाता है। ऐसे आपको लोग दिखाई नहीं देगा। सोडियम सोडा वाटर एवं अन्य पदार्थ कौन सा अम्लीय होता है? ये होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। हम लोग बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। आप लोग देख ही लिए। थोड़ा सा और लास्ट है, चल रहे हैं अब अध्याय 5 में घुसे हुए हैं। इसमें क्वेश्चन आपको दे दिया है, कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज के फाड़ना। भौतिक परिवर्तन को कागज पर ऐसी परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो, वह क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अब हम लोग इसकी तरफ थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन इसमें दे दिया है आपका। और यहाँ पे हम लोग किधर गए भाई? यहाँ पे हाँ, इसमें क्वेश्चन दे दिया है, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होते हैं। उत्क्रमणीय से। जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है वह उसकी अवस्था बदल जाती है, अर्थात इसको पूर्ण अवस्था में लाया जाता है भौतिक परिवर्तन के कारण। भौतिक परिवर्तन के कारण मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। किस अभिक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं? मोम का जलना, पदार्थ का किण्वन, दोनों हो जाता है। मोम का जलना भौतिक और रासायनिक। यहाँ पे दे दिया मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है, पर दूध से दही में रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ का किण्वन। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन। अम्लकृत जल का वैद्युत अपघटन नहीं है। और ये मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण? रासायनिक परिवर्तन के कारण। रासायनिक परिवर्तन के कारण और लोहे में जिसे जिंक के परत चढ़ा दिया जाता है, इसमें जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है, गैल्वेनीकरण किया जाता है, इसको लोहे में जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन के एक उदाहरण में निष्क्रियणकरण। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस सीधे ठोस अवस्था में सॉलिड में परिवर्तित हो जाता है? डिपोजिशन। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। बाहर निकालिए, बर्फ पिघलने लगेगा, भौतिक परिवर्तन हो जाता है आपका। रासायनिक परिवर्तन होता है अनुकर्मण्य। पदार्थ के आकार
साइज रंग अवस्था में जैसे गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन होते हैं। और आगे हम लोग इसको देखते हैं। यदि आप लोहे को एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर किस रंग के पदार्थ की परत जम जाती है? तो भूरे रंग की जम जाती है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया MgO Mg+O CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है? कार्बोनाइड मोनोऑक्साइड का। नीला ठोठा कॉपर सल्फेट विलयन का रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ किसके बनने के कारण होता है? आयरन सल्फेट के। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के निर्माण के कारण दूधिया को हो जाता है। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है चूने का पानी दूधिया हो जाता है कैल्शियम कार्बोनाइड के द्वारा। एक परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। भोजन का पाचन किस परिवर्तन के कारण होता है? रासायनिक परिवर्तन का। अंगूरों का किण्वन किस परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होता है? औषधि किस अभिक्रिया में श्रृंखला का अंतोय उत्पाद होते हैं? रासायनिक का होते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग इसी तरह देखते रहिए। स्वागत है आप लोग को टेक्निकल क्लासेस बिहार में। फिर हम लोग एक बार बोल रहे हैं कि जो भी भाई जो भी बहन पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, कहीं भी पढ़ें एक बार वीडियो देखिएगा तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा पढ़ाई अच्छा हो रहा है। और बिल्कुल अरे आपका एक सब्सक्राइब मेरे को मन को बहुत खुशी करेगी, आपका जुनून पैदा करेगी। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अपना पढ़ा रहे हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में मिल रहा है पढ़ाई, आप पढ़िए। बिल्कुल देखिए, नए हैं, थोड़ा बोलने में तकलीफ़ होगी, थोड़ा लिखने में आकार चाहे मात्रा हार्शिल मात्रा छूट सकता है। ऐसा एक वीडियो में हुआ है, आप लोग के सामने माफ़ी भी मांगा गया है। कहीं सब्जेक्टिव आप लोग पढ़े होंगे तो एक बार वीडियो देख लीजिए, सब क्लियर होता है। NCERT कितना जो है बहुत NCERT के लिए बहुत अच्छे किताब लोग के पास है, मार्केट में है, कोई भी उठा के पढ़ लीजिए। क्वेश्चन फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लास्टिक और अपमार्जकों का डिटर्जेंट किस अभिक्रिया द्वारा बनाया गया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। डिटर्जेंट्स किस अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया। किसी भी पदार्थ का जलना एक परिवर्तन रासायनिक होता है। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक होता है। किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक होता है। जंग रहित लोहा बनाने की प्रयुक्त होने वाली प्रमुख धातु पर महत्वपूर्ण धातु कौन? क्रोमियम। रबर बैंड का खींचना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण यहाँ पे हो जाएगा आपका भौतिक परिवर्तन है। भौतिक यहाँ पे लिखा हुआ है भौतिक परिवर्तन है। एक भौतिक परिवर्तन जल में शक्कर का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना, यह भी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है वाष्पीकरण। समुद्र जल से साधारण नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? वाष्पन विधि द्वारा। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ना क्या कहलाता है? गैल्वनीकरण। आपको पहले बताया कि गैल्वनीकरण कहा जाता है। जो लोहे पर जंग लगने के डर से जिंक का परत आपका चढ़ा दिया जाता है तो गैल्वनीकरण कहते हैं उसको। आप पहले भी बता दिए गए थे आपको। प्रकाश संश्लेषण में किस परिवर्तन के उदाहरण होता है? रासायनिक परिवर्तन में प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन का रासायनिक होता है? सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन हो जाना भौतिक परिवर्तन। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? विकारक कहते हैं। तो हमारा आज का सेशन हमारा ख़त्म हुआ।
आप लोग इसी तरह देखते रहिए, चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। और दोस्तों फ्री है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आपको बिल्कुल चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। डेनियल क्लासेस बिहार चैनल का हमारा नाम है डेनियल क्लासेस बिहार है, जो न्यूज़ चैनल है आपका यूट्यूब पर बना हुआ है। और आपका इंस्टा भी है, आपका फेसबुक भी है, सब पे बना दिया गया है। लेकिन आप यूट्यूब पे एक सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, फिर हम आप लोग को मिलेंगे। आज में फिर देखते हैं, देखिए हम लोग आ गए हैं और अब ख़त्म हुआ हम लोग का। फिर एक पार्ट में लेके आएंगे किताब का, फिर देख लीजिए आपको नाम क्या है। किताब का हमारा नाम यही है, किताब हमारा सामान्य विज्ञान, जो विज्ञान है। 6 से 10 तक एनसीईआरटी संपूर्ण प्रश्न है, ऑल इन वन, यानी वन लाइनर क्वेश्चन इसमें है। सभी सवाल इसमें आपका है, रेलवे के, एसएससी के, बिहार के, प्रीवियस ईयर्स सभी क्वेश्चन हैं। पहले ख़त्म कर देते हैं इसको 10 तक, क्लास 7 में घुस गए हैं, 5-6 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं। आप लोग देखते रहिए, फिर एक बार चैनल देख लीजिए, डेनियल क्लासेस बिहार यूट्यूब पे है। सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए काफ़ी उधार होगा, और हम मेहनत करेंगे, आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय भारत। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ आप लोग का। बाय बाय, गुड।